बहुत बहुत और धन्यवाद आप अब लोगों जो का है भी, अनेक अनेक धन्यवाद। आगे आप बनी रहिएगा बहन जी। और जी जी जरूर। जी, और अब मैं आज के चीफ गेस्ट महोदय, हमारे जाने पहचाने और व्यवहार कार्यक्रम के नींव के पत्थर आदरणीय शरद वर्मा जी, जो समलवाड़ा खुर्द इटारसी जिला नर्मदापुरम से हैं, सभी जानते हैं। और युगहार में जो आप पुरुषार्थ कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं और सहभागी बन रहे हैं, निश्चित है कि चूंकि आपका एक धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि ये उपहार कार्यक्रम का जो अभी हमारा मध्य प्रदेश में उत्सव हुआ था, उसमें जो आपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और समर्पण भाव से आपका एक शरद जी का कल हमने संवाद हुआ, तो इन्होंने देखा कि आप बताइए समस्या बताइए क्या है, और समस्या का एक सेकंड में बोले समाधान, कोई हर समस्या का समाधान आप विचार कर लें। कल हमारे एक डीआईजी साहब हैं, उनके पपीता की समस्या, खेती की समस्याएं आ रही थी, कहीं धान रोपाई का बोले 4-5 एकड़ में धान रोपाई करना है, कैसे होगी? बोले ठीक है अभी हाल हो जाती है। उन्होंने फोन लगाया किसको और बोले 1 घंटे में सारा काम। कब? बोले कोई किसी मन में इसमें टेंशन ना लेकर के समाधान देखना चाहिए और समाधान हो जाता है। ऐसे हमारे उत्कृष्ट समाज सेवी जो हमेशा समाज के लिए किसी समस्याओं के लिए हमेशा अग्रणी रहते हैं। और मैं चाहूंगा कि आदरणीय शरद वर्मा जी का अगर परिचय देते रहेंगे तो पूरा समय निकल जाएगा इसलिए जो है मैं आप आए और सदन को जो है संबोधित करें, मार्गदर्शन दें। आदरणीय शरद वर्मा जी। ओम। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। अभी अनम्यूट कर लें। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज की योगशाला बहुत अच्छी रही और आज बहन जी ने बहुत अच्छा योग कराया। आज आज मुझे मुख्य अतिथि के रूप में आप लोगों के साथ रूबरू होना है। और ऐसा कोई शायद ही कोई दिन जाता हो जब मुन्नीलाल सर जी से चर्चा नहीं होती हो, क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और वो भी एक माला की कड़ी के तरह जोड़ के रखते हैं। प्रतिदिन प्रोग्रेस पूछते हैं, भाई आज क्या हुआ, कहाँ पे हैं, कैसे आप लोग क्या कर रहे हैं। तो हम लोग सारे दिन में कुछ समय संवाद करते हैं निकाल के कि भाई ये चल रहा है हमारा, ये चल रहा है। मैं बताऊं कि ऐसे लीडर भी होना जरूरी है जो हमें निरंतर पूछते रहें और मार्गदर्शन देते रहें कि कैसे आगे बढ़ना है और कैसे किस चीज को। ये भी गुण बहुत कम लोगों में होता है। और पूरी माला को लेके चलना आज के समय ये बहुत बड़ी एक मैं आपको कुछ नई चीजों की तरफ ले जाऊंगा जो इस सदन से प्राप्त हुई मुझे। मेन तो जैसे मैंने देखा है, अभी हम लोग जो पूना की लैब है और हम लोगों ने जो लैब अपनी निर्माण करी है, इस सदन की देन है कि जो आज हम लोग ट्राइकोडर्मा अपना बना पाए हैं और अपने खेतों में डाल रहे हैं और किसानों को भी लाभ दिला पा रहे हैं। हम लोगों ने ट्राइकोडर्मा लिया और पूरी लैब के माध्यम से संतोष सर ने जैसे बताया उस हिसाब से हमारी टीम रमेश दादू के साथ मिलके सभी लोगों ने, जो पतंजलि के यहाँ पे सक्रिय कार्यकर्ता हैं, सभी लोगों ने उसको बनाया और वो इतना सफल बना कि हम लोगों ने 3 दिन पहले डाला था। जब हम कल देखने गए तो पूरा खेत हमें हरी काई, जैसे काई लग जाती ऐसी खेतों में स्पॉन दिख रहे थे। इतने जोरदार स्पॉन थे वो, बहुत अच्छे। मैंने ये पाया है कि अपने खेत में अगर अपन ट्राइकोडर्मा अगर अच्छे से डाल लेते हैं, और कल शाम को भी मुनीलाल सर ने हम लोगों को जो महाराष्ट्र में जो किसान लैब चला रहे हैं उनसे रूबरू कराया था, और वो किसान काफी उत्साहित, और वो ऐसा लग रहे थे कि एक फंगस के जो फंगस लगती है उसमें जैविक रूप से पूरी तरीके से सफल हो गए।
इन्हें फंगस तो आपकी लगी नहीं सकती, ये कंफर्म हो चुका है। और आप जैविक पद्धति के द्वारा अपने खेत से फंगस को दूर कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी समस्या थी वो फंगस में, फंगिसाइड में बहुत सारा पैसा किसान का जाता है, और वो एक छोटी सी विद्या से, छोटी सी लैब डाल के अपने खेतों से फंगस को हमेशा के लिए भगा सकता है। अगर बहुत अच्छा रिजल्ट आपको लेना है तो आप 3 लीटर प्रति एकड़ जो बनाई हुई अपनी फंगिसाइड है, आप 3 लीटर प्रति एकड़ उसको डालेंगे, और उसमें सन या ढैंचा आपने लगा लिया, और उसको जब लगाते हैं और उस समय से आपने ट्राइकोडर्मा का उपयोग किया है अपने खेतों में, और उसको मिक्स कर दें आप। जब वो एक बीते की क्रॉप हो जाए, 40 दिन की या 35 दिन की क्रॉप हो जाए, तो उसको हरा मैनुअल के साथ खेत में मिला दें। तो उन्होंने बताया है कि 2 साल तक कोई भी फंगस आपके खेतों में नहीं लगेगी। जहां पे हम हजारों रुपए फंगिसाइड में खर्च करते थे, वहां ये आया कि अपनी फंगस खेत से पूर्णतः आप भगा सकते हैं। किसी भी टाइप की फंगस आपके खेतों में नहीं लगेगी। अभी इस समय टमाटर आपने देखा होगा कि बहुत महंगा हो गया, तो टमाटर में जो फंगस आई है वो ब्लेड ब्लाइट करके एक बीमारी है जो बहुत तगड़ी आई है। और आपको मैं बता दूं कि आज पूरे हिंदुस्तान में 100 से 150 रुपए का टमाटर बिक रहा है जो पॉली हाउस का है। नेचुरल रूप से खेतों के टमाटर पूरे तरीके से किसानों के खेतों के खत्म हो गए हैं। पानी गिरने से, किसी ने कहा था कि पहला पानी गिरता है तो वो जहर के माफिक होता है और उसमें कुछ फसलें सूख जाती हैं, ऐसा बुजुर्गों ने कहा है। लेकिन ऐसे मुझे लगता है कि हम लोग जब ट्राइकोडर्मा उपयोग करेंगे तो शायद हम इस चीज को आने वाले साल में, जो टमाटर 150 रुपए किलो हुआ है, वो शायद आपको वही 5 से 10 रुपए किलो में उपलब्ध होगा। और ये फंगिसाइड इतनी तेजी से फैलने वाला है कि पूरे मध्य प्रदेश में तो बहुत जल्दी फैलेगा, महाराष्ट्र में पहले से चल रहा है, तो इसमें बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। और इस योगाहार कार्यक्रम की बदौलत ही इस टमाटर पे मैं आज आपको बताता हूँ कि आने वाले समय में विजय प्राप्त होगी। ये टमाटर आपको देखना नहीं, खाने को मिलेगा, और आप 100-150 रुपए आपके पॉकेट से नहीं जाएंगे, आपके वही 20-25 रुपए किलो जो जनरल सब्जी का रेट होता है उस रेट में उपलब्ध हो जाएगा। क्योंकि कोई भी फंगस को कंट्रोल करने का जो तरीका वैज्ञानिक ने जो बताया और हम लोगों ने जो सीखा है, दादू के साथ हम लोगों ने बनखेड़ी केवीके में भी इसी चीज को और ज्यादा अच्छे से सीखने के लिए पूरी हमारी टीम गई, और हम लोगों ने वहां पे 7 दिन का प्रशिक्षण लिया। पूना वाले सर का हम ले रहे थे प्रशिक्षण, केवीके बनखेड़ी में लिया। बहुत सारी जानकारी मैंने कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर से प्राप्त करी। आज ऐसा लग रहा है कि हम लोग फंगस में एक सफल रूप से एक ऐसी चीजें फंगिसाइड सीख गए हैं कि हमारे खेतों में, हमारे किसान के खेतों में ये फंगस नहीं लगने देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी एक साल की जो अभी तक की एक सफलता है, वो बहुत बड़ी सफलता है। फंगिसाइड का जो करोड़ों रुपए का खर्च है, मैंने किसी डीडीए साहब से चर्चा करी कि सर अपने यहाँ फंगिसाइड कितना बिकता होगा। बोले लगभग करीब मध्य प्रदेश के अंदर 1000 करोड़ का फंगिसाइड बिकता है। मेरी आंखें खुली रह गई, मैंने कहा बाप रे, 1000 करोड़ का फंगिसाइड। आप सोचिए कितना केमिकल वाला फंगिसाइड जमीन के अंदर जा रहा है और कितना नुकसान कर रहा है। और उसका हल संतोष सर ने इतना इजी बताया है कि मैं तो अपने किसानों से बोलना चाहूंगा कि एक छोटी छोटी लैब अवश्य अपने फॉर्म पे डाल लें। 10 बाई 10 की जगह में खुल जाती है, और बहुत बहुत अच्छी टेक्निकल डालना हो आपको तो 50,000 की डलती है, और अगर सिंपल डालना हो तो शायद 10,000 रुपए में आपकी फंगस चालू हो जाएगी।
और आप लोग ट्राइकोडर्मा है, बवेरिया बासियाना है, सूडोमोनास है, इन चीजों को बढ़ाना सीख जाएंगे। 1 लीटर से 10 लीटर, 10 लीटर से 200 लीटर कैसे बनाना है, ये बहुत अच्छे से हम लोगों ने जब बार बार उस चीज के राउज में आए तो हम लोगों ने सीख गए कि कैसे ट्राइकोडर्मा बनाना है। और अब हमें बहुत सरल लगने लगा है कि ये ऐसे बन जाता है। आपको बताएं कि हम लोगों ने अभी ट्राइकोडर्मा जो खेतों में एप्लीकेशन किए हैं, उसके रुझान, उसके रिजल्ट जो है आने वाले हैं, और आने वाले समय में हम उनकी फोटो आपको शेयर करेंगे कि किस प्रकार से वो ग्रीन होता है और कैसे सफलता मिलती है उसमें। तो जो ट्राइकोडर्मा है ये बहुत ही मतलब ये मानिए ऐसा फंगिसाइड है जो लगभग 300 रंग की फंगसों को कंट्रोल करता है। तो इस चीज को बहुत किसान लोग अंदर से सीखें, और जिसको भी इसमें ज्ञान, कोई भी चीज का ज्ञान जो है वो लेने से या देने से कम नहीं होता। मेरा अपना मत है, जितना दोगे उतने आप ट्रेंड होगे। मैंने देखा है कि जितनी चीजें अपन लोगों को सिखाते हैं उससे ज्यादा अपन सीख जाते हैं। जब किसी चीज को अगर 100 बार आप किसी को बना बना के दिखाएंगे तो ये मेरा मानना है कि आप सामने वाले को दे नहीं रहे हैं, आप खुद उसमें फुल ट्रेंड हो रहे हैं। ये सब आप बांटने की आदत डालिए, बांटने का सीखिए, और जो भी चीजें हैं पूछिए। अगर आपको लगता है कि हमें प्रॉब्लम आ रही है, हमसे सलाह लीजिए। हमसे वैज्ञानिक गण संतोष सर हमेशा उपलब्ध रहते हैं। मैंने तो जितनी बार भी उनको फोन लगाया, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि उसका आंसर नहीं दिया हो। वो सुबह आंसर देते हैं, शाम को, लेकिन वो अवश्य संपर्क करके और जो अपनी परेशानी है उसको दूर करते हैं। तो मैं तो इस सदन के माध्यम से उनका बहुत धन्यवाद और दुबे सर का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमें इस मंजिल की ओर हमें पहुंचाया। और अब हम लोग जब फंगिसाइड में जब हम लोग पूर्णतः संतुष्ट होने जा रहे हैं, हमें लगता है कि आने वाले समय में हम लोग जो हमारे यहाँ मूंग में इतनी भारी दवाएं डल रही हैं तो इनकी कटौती कर पाएंगे। आज जब हम फंगिसाइड में एक मन हमारा एक अंदर से जब पूर्ण हो जाता है, लगता है कि यार हम कोई भी फंगिसाइड कंट्रोल। आज होशंगाबाद में सोयाबीन जाने का कारण एक फंगस का है। जो हजारों एकड़ में सोयाबीन होती थी, जहां पे इतने बड़े बड़े करोड़ों अरबों रुपए के प्लांट लगे हुए हैं, वो सारे प्लांट बंद हो गए और सोयाबीन होना बंद हो गई। ऐसी फंगस यहाँ पे फैली, उस फंगस का कोई इलाज नहीं हुआ और किसानों को वो सोयाबीन छोड़नी पड़ी। लेकिन हमें लगता है कि इस सदन के माध्यम से जो हमें मिला है, इस योगाहार कार्यक्रम के से जो प्रसाद रूप में जो हमने ट्राइकोडर्मा सीखा है, ये विकट समस्या भी हमें एक छोटी सी समस्या लगने लगी। ऐसा लगने लगा है कि हम तो हमारे जिले में वापस सोयाबीन उगा देंगे और वही सोयाबीन फिर से लहलहाएगी जो होशंगाबाद को सोयाबीन का कटोरे के नाम से जो फेमस था, वो फिर से होने वाला है। इतनी अच्छी सोयाबीन हमारे यहाँ अभी कुछ किसानों ने लगाई है। हम लोगों ने उनको बोला है कि भैया आप ट्राइकोडर्मा अवश्य उपयोग करें, नहीं हो तो हम बना के देते हैं आप, लेकिन अवश्य करें, जिससे खेतों में जो भी जीवाणुरत आपकी बीज से जो भी फंगसें आ रही हों तो वो उन पे हम लोगों का कंट्रोल मिले। इतना इस सदन का जो प्रसाद है वो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, इनका कोई कीमत नहीं है। इनकी कीमतों का आकलन करना मुश्किल है कि कितना फायदा हुआ होगा और कहां तक फायदा होगा। इस जो केमिकल हम लोग फंगिसाइड डाल रहे थे उससे अगर हम बच गए, आप सोचिए कि स्वास्थ्य तो बचेगा ही, जमीन का स्वास्थ्य बचेगा, पेड़ का स्वास्थ्य बचेगा, और जो जमीन के अंदर पानी है, पानी के अंदर फंगिसाइड के जो परसेंटेज मिल रहे हैं वो मिलना बंद हो जाएंगे अगर हम लोग ट्राइकोडर्मा का उपयोग अपने खेतों में करेंगे। ये इतने खतरनाक फंगिसाइड
जो रेडोमिल करके बता रहे थे, वो रेडोमिल जो फंगीसाइड है काफी महंगा है और वो किसान अपनी मिर्च में, टमाटर में उपयोग करते हैं और उनकी कोई जरूरत ही नहीं है। 2000-3000 रुपए किलो वाला जो फंगीसाइड आप उपयोग कर रहे हो, वो मात्र इस सदन की कृपा से 200 से 300 रुपए पर आप खर्च करके ट्राइकोडर्मा अपने घर पे बनाकर और इस समस्या का निजात पा सकते। लेकिन किसी भी समस्या के पीछे किसान को पहले से जागृत होना पड़ेगा। अगर कोई फंगस आती है तो जैविक में कम इलाज है, जड़ी बूटियों में कम इलाज, आपको पहले से उन चीजों को एप्लीकेशन करना पड़ेगा, जमीन हो या शरीर हो, तो फिर वो प्रॉब्लम आपके आने वाली नहीं है। इस चीज को अगर आप लोगों ने समझ लिए कि हमारे को तो फंगस आपके खेत में नहीं है, हम मानते हैं, लेकिन अगर आप पहले से एप्लीकेशन कर देंगे ट्राइकोडर्मा का 15 दिन पहले नमी में, तो आप ये मान के चलिएगा कि आपको फंगस से कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और आज फंगस की बदौलत ये टमाटर जो गया है, सिर्फ लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट ने जो टमाटर को खाया है, उसकी वजह से आप देखिए आज मार्केट कहां से कहां पहुंच गया। ये सारी चीजें सिर्फ एक ट्राइकोडर्मा से आप दूर कर सकते हैं। ये हमारा पहला कदम था। इस सदन की बदौलत हम लोगों ने इतने इसमें सीखे और मैंने देखा है कि सदन में जो जब भी कोई अपने विशिष्ट आके अपन लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, तो वो अपनी झोली से जरूर कुछ ना कुछ ऐसी चीज दे जाते हैं जो हमारे उत्पादन को कहीं ना कहीं बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैंने तो देखा है और आज तक कभी भी सदन में जब भी मुख्य अतिथि आए हैं तो शायद मैं कभी भी मैंने छोड़ा नहीं। आज तक मैंने अटेंड किया है, चाहे कितना भी कोई जरूरी काम आ जाए, लेकिन इस सदन में जब भी कोई विशिष्ट कार्यकर्ता आए हैं, तो वैज्ञानिक गण आए हैं, तो उनकी बातों को सुना जरूर है। मैंने देखा है जब अपन कोई रामायण को बार बार पढ़ते हैं तो वो रामायण में ही जीने लगते हैं। ऐसा ही ये सदन में जो लोग आते हैं और जो चीजें बताते हैं, अगर उसके उत्पादन में, उनकी बातों में हम जीने लगे तो शायद अपने उत्पादन को कहीं बहुत अधिक बढ़ा पाएंगे और इस देश को, इस जमीन को, इस धरती को, पानी को कुछ ना कुछ नई चीज दे पाएंगे। बहुत जरूरी है किसी चीज के अंदर जीना। अगर आप लोग जीना सीख जाएं और जीना सीखने की कला आ जाए तो ये मुझे लगता है, मैं बहुत बड़ी बातें तो नहीं बताऊंगा, लेकिन इसको देखा है मैंने, जिस चीज में आप जीते हो उसमें, आज आप योग में जी रहे हो तो योग से आपको, योग में अगर आप जीने लगे हो तो आपके शरीर में योग हर जगह से दिखेगा कि ये योग से आप योग के अंदर जीने लगे हो। ऐसे ही आपका खेत है, अगर खेत में आप जैविक पद्धति से कोई चीज का अडॉप्ट करते हो, उसको लेते हो, तो वो खेतों में आपको दिखने लगेगी। हमें ये ट्राइकोडर्मा से ऐसा महसूस हुआ है जो मैं सदन के सामने रखा। सबसे पहले मुझे याद है 1 वर्ष पहले दुबे सर ने बोला था कि भाई पूना में संतोष सर रहते हैं और ऐसा ट्रेनिंग देते हैं। तो हम लोग दादू हमारे बहुत ऊर्जावान है, वो इतनी उम्र में भी उन्होंने कहा चलो चलो तैयार हो जाओ सब लोग, सबको चलना है पूना ट्रेनिंग लेने। और उन्होंने फटाफट सबको तैयार किया और पूना ले जाके सबको रख दिया। एक एक्शन जो होता है वो हमारे दादू में बहुत अच्छा, तो लीडर में एक्शन बहुत पावरफुल होना चाहिए। मैं बताऊं, वो इतनी उम्र में भी इतना फास्ट काम करना। आज उनके खेतों में बल्लर लग गई है, बल्लर बहुत स्वस्थ है। और इस सदन के माध्यम से बताता हूं मैं, काफी किसानों ने, लगभग 100 से 200 किसानों ने इस सदन के माध्यम से बल्लर के बीज जो है, अभी कुछ जगह और पहुंचना बाकी है, लेकिन सब जगह बल्लर लग गई है और ले लहाने वाली है। और इस सदन की फसल आपको हम बता दें 2 महीने बाद हर किसान उस बल्लर को बाजार में बेचेगा। और आज मैं आपको बताता हूं वो 60 से 70 रुपए किलो का पैसा कमाएगा। ये आप नोट करके रख लें। इसी सदन में हैं लोग
वो आपको बताएंगे कि हम लोगों ने कैसे 60 से 70 रुपए किलो की चीज आपको प्राप्त करी है। इस सदन के इतने फायदे हैं, अगर गिनाना जाए इस योगाहार कार्यक्रम के, तो मैं बहुत समय चाहिए। मैं कई चीजें सीखते हैं, जैसे पवन सर बोलते हैं कि कोई चीज का टारगेट पूरा करना है तो एक मिसाइल की तरह करो, और हम उस टारगेट को वाकई जब भी कोई चीज उठाते हैं तो पवन सर की वो मिसाल याद आ जाती है, और उस कार्यक्रम को हम ऐसे ही उठाते हैं जैसे कि एक हमें टारगेट पूरा करना है, और एक मिसाइल की तरह उसको भेद के रख देते हैं कि हमें तो करना है, पूरी ताकत से उस कार्यक्रम को पकड़ लेते हैं। तो ये किसने सिखाया हमें? ये चीजें बहुत मायना करती है। किसी भी चीज को आप सीखें और पूरी ताकत से। मैं तो सदन में देखा है, मैंने जितने बहन जी हैं, कल्पना बहन जी और भाई लोग हैं अपने, सब में इतनी अलग ऊर्जा है। अशोक भैया, मतलब ऐसी ऊर्जा देखने को मिलती है। कल प्रदीप भाई साहब आए थे तीखड़ से गो अमृतम लेने के लिए। मैंने देखा उनकी ऊर्जा, देखिए आप, तीखड़ यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है, वो गो अमृतम 1 लीटर लेने के लिए मेरे घर आए। इन्हें एक जैविक चीज को आगे बढ़ाने के लिए आदमी पूरी ताकत लगा रहा है इस समय। वो इस सदन की बहुत खूबसूरती है। आदमी के अंदर कहीं ना कहीं इस सदन की जो चीजें हैं वो चलने लगी है, और किसान हमारे यहाँ का वो कुछ इन चीजों में जीने लगा है। ये विश्वास होने लगा है कि यार जैविक से भी हम जी सकते हैं। अभी तक तो हम जैविक को सिर्फ एक नौटंकी मानते थे, यार ऐसा कुछ होता नहीं है, केमिकल डालो भैया हो जाएगा। लेकिन कुछ चीजों ने ऐसा रख दिया कि आज केमिकल का जो खर्च है हमारा, जहां हम 5 लाख रुपए आपको बताए करते थे, आज हम लोग 50,000 रुपए की भी दवा बाजार से नहीं खरीदते। हमारे बाजार में आप अगर बिल, हमसे लोग पूछते हैं भैया आप आजकल दवाओं की दुकान पे क्यों नहीं आते? हमने कहा भैया हमारे सदन से आप जुड़ो, जब आप समझ पाओगे उस चीज को और उसको ले पाओगे कि क्या चीज हम सीख रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। तो ये तो है, जैविक में देरी है, रिजल्ट लेट है, लेकिन एक पूर्णतः रिजल्ट है। उससे हमेशा के लिए आपका निजाज है। आप एक बार उसको सही ढंग से सीख गए खेती करना, कैसे फंगिसाइड, तो फंगिसाइड में इस वर्ष ऐसा लग रहा है कि हम पूर्णतः विजय का झंडा इस योगाहार कार्यक्रम का गड़ा देंगे कि अब हमें किसी भी फंगस आ जाए हमें डरना नहीं है, और हम इस हर फंगस से जीतने की ताकत रखने वाले हैं। कोई भी आ जाए, आज हम हमारा खेत को हमने एक फंगिसाइड से मुक्त किया है। आने वाले समय में नर्मदापुरम क्या, पूरे हिंदुस्तान को, पूरे वर्ल्ड को हम लोग फंगस से तो हम निजात कर देंगे। हम लोगों को फंगिसाइड से अब इतना फंगसों से डर नहीं लगता जितना पहले लगता था। आपको हम बताएं कि इस सदन में बहुत सारी चीजों के टॉनिक बनाना सीखे। अभी हमें संतोष सर ने बहुत अच्छे बनाने के बताए हैं, उनके बहुत सारे रिजल्ट देखे हमने मूंग में, और आने वाले समय में अपने अन्य फसलों में देखेंगे। सिर्फ हमें अभी सदन से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि ऐसे लोग आए, सिर्फ एक नाइट्रोजन की जो पूर्ति है वो हम लोग जैविक तरीके से बहुत अच्छी नहीं कर पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उसमें हम लोग पीछे हैं। वो कैसे दूर हो जाए? अगर जिस दिन आप सब लिए जैविक तरीके से नाइट्रोजन की पूर्ति होने लग गई, उस दिन से आप सोच लीजिए एक नया इतिहास लिखा जाएगा कि कैसे जैविक तरीके से केमिकल के उत्पादन से डबल उत्पादन होने वाला है। ये चीजें आने वाली हैं। और इसमें जैविक चीजों में सिर्फ रुझानपन चाहिए, किसान का लगाव चाहिए, किसान का समय दान चाहिए। ये चीजें अगर आप करते हैं तो आप अवश्य उसको विजय प्राप्त कर लेंगे। मुझे कल एक क्वेश्चन आया था, ऐसे मुनीलाल सर से बात हो रही थी कि कोई अगर डेयरी लगी है तो कैसे उसको मतलब कैसे उसकी आमदनी बढ़ाई जाए। अगर उसमें 5-6 एकड़ जमीन लगा दी जाए तो वो डेयरी जो
हैं उनका कैसे पूर्ति हो सकती है, आय की बढ़ोतरी कैसे होगा। मैं आपको बता दूं सर कि इस सदन के माध्यम से मैंने जो ट्रेनिंग ली है छोटी, वो उनके विषय में मैं बताऊं आपको। अगर आप जैसे आसपास के जानवरों को अगर आप पकड़ के अपना वो चलाना चाह रहे हैं, या बाहर से दूध की गाय लाना चाह रहे हो, तो दोनों चीजें अलग अलग हैं। अगर दूध वाली गाय आप देसी लेके आ रहे हैं तो उनके लिए आप ये तैयार, आज के समय जो बगीचे तैयार करें, जैसे ऊंचे आम के पेड़ है, देसी आम पूरे वर्ल्ड में जो है सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर है, और उनकी संख्या भी धीरे धीरे कम होने लगी। जो अचार का आम है, जो पेड़ है, वो संख्या कम हो रही है। तो ऐसे अचार के आम के पेड़ आप बड़े बड़े लगाएं, जिससे गाय उन पेड़ों को नुकसान भी नहीं करेगी, छाया भी मिलेगी। और आपने अगर अचार की यूनिट डाल ली, तो हम बता दें आपको, नर्मदापुरम में अचार विदेशों में जा रहा है यहाँ का, तो वो अचार की यूनिट बहुत अच्छी चल रही है। कभी उन्हें भी सदन में रूबरू करवाएंगे। और वो अचार बहुत, जो हिंदुस्तान का अचार है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, बहुत अच्छा अचार है। ये ऊंचे पेड़ कहीं देश में ज्यादा पाए नहीं जाते, सब जगह हाइब्रिड्स पौधे हैं, या जैसे कलमी आम जो कहते हैं अपन, वो वैरायटीज लगी हुई हैं। इसके कारण अचार का जो आम है उसकी बहुत कमी होने वाली है आने वाले 10 सालों में। तो वो पेड़ों का अगर ऐसी जगह बगीचा लग जाए देसी आमों का, जो कि चुनाव ऐसे पेड़ किए जाए जो बारिश में जो आम हार्ड होके आम निकलता है। आज भी आप अचार डाल सकते हैं, बाजार में वो आम उपलब्ध है, और वो अपने स्थानीय क्षेत्र का आम है। ऐसे आम के बगीचे अगर आप डेवलप कर लें, नींबू के बगीचे कर लें जिन्हें गाय वगैरह या नहीं खाती हैं, तो इनकी आय से उसको पाला जा सकता है। और अगर आप आसपास की गाय जो हैं उनको अगर पकड़ के, जो लोगों ने छोड़ दी हैं, उन्हें रखना चाहते हैं, तो उनका भी बहुत अच्छा प्रबंध है। अगर उन्हें रखाएं और आप बड़े अच्छे वैरायटी के जो सांड हैं, देसी वैरायटी के, वो अगर रख लेते हैं, और नई जो आगे प्रजाति आती है, तो वो जो देसी गाय है जो रोडों पे घूम रही है, जिसकी कीमत कुछ भी नहीं है, लेकिन वो आने तनती जो आपको देगी वो बहुत अच्छी दे सकती है। और आप उस जो गाय रोड पे चल रही है उससे आप अपनी बछिया, अगर आपने 40 गाय रख रखी हैं, तो 40 गाय में से 15 गाय आपकी जो है फीमेल देगी, और वो उसकी कीमत लाखों रुपए, लाख रुपए की बछिया, मतलब आप उससे तैयार कर सकते हैं। बहुत सरल तरीका है। तो वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है कि देसी गाय जो घूम रही है उनको पकड़ लिया जाए, और अच्छे नस्ल के सांड जो गवर्नमेंट सब्सिडी पे देते हैं, वैसे सांड आप लेके अपने उसमें रखें गौशाला में। और उनका उन्नतशील जो आगे की जो आएगी वो संतति बहुत दूध देने वाली। और वैसे भी आप गाय को ना खरीद के इनसे जो बछिया आप तैयार करेंगे, वो 3 साल 4 साल में दूध देने लगती है, और वो बहुत अच्छा एक विकल्प भी समाज को मिलेगा। और आपको बता दें हम कि जैसे हम लोगों ने बहुत सारी चीजें, कल हम लोग गए थे तो पपीते का, डीआईजी साहब के यहाँ पपीते में जो फंगस लग गई थी, जिसकी फोटो भी सदन में शेयर करी थी हम लोगों ने, वहां भी हमने ट्राइकोडर्मा डाला है, और उसके कुछ फायदे लग रहे हैं कि कुछ है। लेकिन वही बात है कि बीमारी आने के बाद डाला, अगर हम लोग ये 15 दिन पहले डालते तो शायद ये बीमारी नहीं आती, और लाखों रुपए का पपीता हम बचा सकते थे। तो ये फंगिसाइड बहुत उपयोगी है, और इन्हें भी अपनी खेती में, अपनी जिंदगी में शामिल करें। मैं बता दूं, मेरी माताजी पिताजी हमेशा ये सिखाया है उन्होंने खेती कैसे करना। बचपन से हम लोग खेतों में ही रहे हैं, खेतों में ही जन्म हुआ है, तो आपको बता दें खेती से लगाव बहुत है। अगर हम लोग शहर में चले जाएं तो कुछ ऐसा लगता है कि एक घुटन सी महसूस हो रही है, कितनी जल्दी हो जाए कि हम हमारे खेतों में पहुंच जाएं। क्योंकि हमारा निवास भी, सदन ने बहुत सारे हमारे जितने सदस्य हैं, काफी सदस्यों ने देखा है हमारा घर, हम लोग खेतों पे ही निवास करते हैं।
जो खेतों में रह के और खेतों की हवा लेके जो जीने का मजा है वो शायद कहीं के राजमहल में नहीं होगा। खेत के अंदर आप अगर अपना निवास बनाएं और रहें तो मुझे लगता है कि आपको कोई जरूरत नहीं है, आप अपने खेत को सजा लेंगे और उस खेत को दिखाने के लायक इसको बना देंगे। तो मेरा है कि एक छोटी सी कुटिया हो, लेकिन अवश्य अपने खेतों में बनाएं और हफ्ते में एक दिन तो रुकें, कम से कम अपने खेत को एक रात एक दिन रुक के उस खेत के जो है उसकी फीलिंग को उसको महसूस करें, खेत को कि कैसे। तो वो जब आपका लगाव खेतों से बढ़ेगा, जब आप उसमें जीने लगोगे तो वो खेत आपको आमदनी भी देने लगेगा। अगर आप खेत से दूर रहते हैं, खेत के अंदर निवास नहीं करते हैं, तो आप दूर से आते हैं, लेकिन एक कुटिया बना के अपने खेत में संडे जरूर मना सकते हैं। आप अवश्य वहां पे रहिए, अपने फूलों के बगीचे हैं, फलों के बगीचे हैं, ऐसे फल लगाइए कि जब भी आपको जाए तो आपके आने वाली संतति आपको फल प्राप्त हो, और वो फल आपके जब बच्चे खाएं तो उन्हें लगे कि यार ये जैविक फल हमें किसी भी कीमत में बाजार में नहीं मिल सकता, और उनका हमेशा उसकी तरफ रुझान बढ़ते रहेगा। तो खेत में रहने का जो एक बहुत बड़ा वो है, तो वो एक अलग ही है। और जो दूर है, मान लो कोई भाई के पास खेत नहीं है, तो हमारे यहाँ स्वागत है, वो आकर रह सकता है, देख सकता है और बढ़िया घूम फिर के अपना जा सकता है। हमेशा अपने ऐसे मित्र बना लें जिनके यहाँ खेत है, और आप खेतों में जाएं उनके साथ। तो नहीं है खेत तो इससे कोई ये नहीं है कि अपना खेत, भाई साहब हमारे पास तो खेत ही नहीं है। अरे आपके दोस्त के पास तो खेत है, अरे हमारे पास तो है, आप आइए, आपका स्वागत है, आप देखिए, रहिए, आप समझिए क्या खेती है, कैसे है, और ईश्वर चाहेगा तो आप भी जरूर से एक किसान बन पाएंगे और तरक्की की तरफ बढ़ेंगे। मैंने देखा है कोरोना के समय जो खेतों में रहने वाले थे उन्हें बहुत कम ऐसे कोरोना हुआ, तो बहुत सारे हम लोगों को, मुनीलाल सर जानते, बहुत सारे डीडीए एडीए और आईएएस लोग, तो वो ये कहते हैं यार हमारे पास 2 एकड़ जमीन होना था। तो हमने कहा सर आप क्या बात, अरे बोले यार साला एक कमरे में रह रह के कोरोना में पागल हो गए हम लोग। अच्छा हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, हम तो अपने खेतों में थे, काम हमारे खेतों में कभी बंद नहीं हुआ। शाम को न्यूज ले लेते थे, बता देते भैया वहां ऐसा हो गया, वहां ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। हम हमारे खेतों में बिजी रहते थे। आज बहुत सारे अधिकारी गण इस खेती की तरफ वापस लौट रहे हैं। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे आईएएस ऑफिसर, एग्रीकल्चर, उन्होंने एक एक 2-2 एकड़ जमीनें अपनी ली और फार्म हाउस डेवलप कर रहे हैं। सिर्फ एक कोरोना ने उनको वापस ले आया कि ये खेत जो है वो ही सबसे सुकून जगह है। वो बढ़िया अपना 2 कमरे बनवा रहे हैं वहां पे और बढ़िया बगीचे लगा रहे हैं। ऐसे मैंने देखा 10-15 जो ऑफिसर लोग हैं, तो वो खेतों की महत्वता को समझा उन्होंने कि जब कभी ऐसी कोई बड़ी बीमारी या कोई ऐसी समस्या आती है तो खेत में कुटिया में रह के, जो पुराने संत महात्मा कुटिया में रहते थे, उसका महत्व समझ आया कि वो लोग क्यों जंगलों में रहते थे। आज आप देखिए इतनी बड़ी महामारी रही, लेकिन किसानों को बहुत कम इफेक्ट किया। जो शहरों में किसान रह रहे थे उनको इफेक्ट किया, लेकिन जो खेतों में निवास कर रहे थे, जो गांव से अपने खेतों में चले जाते थे, उन लोगों को बहुत कम रूप में, एक परसेंटेज कम था बीमारी का कि उनको कम लगी। तो ये चीजें थी, सदन को मैंने बहुत सारी जानकारियां दी, और किसी के कोई क्वेश्चन हो किसी तो मुझसे अवश्य पूछें जी। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय सर भैया। आपको सुन करके इतना अपने आप ही मन प्रसन्न हो जाता, जैसे सारी जो वस्तुओं का हम अनुभव कर रहे हों, वो फल ले रहे हों, वो आम खा रहे हों, वो हवा ले रहे हैं, वो सारी चीजें जो है अनुभव के रूप में हम सब सुन रहे हैं। और आदरणीय मिथिलेश सिंह जी ने हैंड रेज किया था। मैं आदरणीय बहन मिथिलेश सिंह जी जो मुजफ्फरनगर से हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, वो अपना संवाद आदरणीय सर जी से करें। जी ओम भाई, बस मुझे को जी तो यही, जैसे भाई बोल रहे थे शरद जी, तो वो हमारा भी सपना है, खेत ले लिए हैं और बचपन मेरा खेतों में भी था,
लेकिन शादी ऐसी जगह हो गई कि शहर में रहना पड़ता है। तो वो एक ड्रीम है, जब उस पे कोई बात करता है तो अंदर से जज्बा बढ़ने लगता है और लगता है जाके अपने खेत पे बैठ जाऊं। बस इतना ही कहना जी जी था। बहुत अच्छा बहन जी, बहुत बढ़िया है। खेतों की जो अब आपसे खूबसूरती है बहन जी बहुत आदरणीय अच्छी है। ओमकार नाथ जी। और जब आप खेतों में रह, हाँ, जो आपने कहा ना कि खेत में रह के हम अच्छा कर सकते हैं, ये आपने बिल्कुल दिल की बात बोली। हमें कुछ अच्छा करना है तो उसके साथ रहना जब हमें मिलता है ना, तो हम बहुत बढ़िया रिजल्ट देते हैं। जी ओ माय बहुत जी आदरणीय ओमकार नाथ जी झारखंड से। जी। जी सदन को नमस्कार और शरद भैया को भी नमस्कार। बहुत सुंदर आज बात बताए हैं ट्राइकोडर्मा के बारे में। मुझे मेरा प्रश्न ये है कि ये ट्राइकोडर्मा का कब प्रयोग करें। हम पपीता की खेती करते हैं और इसमें फंगस का बहुत प्रॉब्लम होता है पपीता में। तो इसका किस किस स्तर में इसको आप ट्राइकोडर्मा प्रयोग करें ताकि हमको फंगिसाइड नहीं लगे। पहला मेरा ये था। और दूसरा है कि हम ये चाह रहे हैं कि मेरा इच्छा है कि आप लोग ने ट्राइकोडर्मा बनाना शुरू कर दिया और इसी तरह से और भी ऑर्गेनिक जो फंगिसाइड है सुडोमोनास और बेबिरिया बेसियाना इस तरह करके जो भी है उसको भी आगे का प्रोसेस चालू करें ताकि वो भी गांव में ही बने और ये किसानों के घर में ऑर्गेनिक फंगिसाइड का निर्माण हो जाए तो बहुत बड़ा ये काम होगा। तो हम समझ रहे हैं कि अब आप लोग ट्राइकोडर्मा बना लिए हैं तो अब अगला स्टेप में फिर बढ़े आगे। जी जी जी। आपका जो पपीते की खेती है वो बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ मेरे अनुभव हैं वो आप समझिएगा। बहुत ज्यादा लाभ अगर दें तो बहुत अच्छा है। तो ट्राइकोडर्मा आप जब उपयोग करना चाहते हैं तो अभी नमी है आपके खेतों में काफी अच्छी, तो अभी जी आप उसको ट्राइकोडर्मा को अभी आप बनाना नहीं सीखे हैं। तो आप जी वहाँ पे कोई केवीके है क्या आपके यहाँ पे कोई पास जी में? जी मेरे यहाँ कृषि दुकान में उपलब्ध। विश्वविद्यालय की अगर वो जी 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 नहीं नहीं नहीं, दुकान का ट्राइकोडर्मा नहीं। देखो हम लोग अब अभी जो हम है ना, अभी आप हमको टीचर समझ सकते हो, हम उसमें फुल जी ट्रेंड हो गए। हमें जी जी संतोष सर ने इतना मजबूत, जो बाजार का अपन ट्राइकोडर्मा लाते हैं तो वो काफी दिन बना हुआ हो जाता है। अगर ताजा डलता है, जैसे मान लो मैंने कल ट्राइकोडर्मा जी बनाया और 5 दिन बाद उसको एप्लीकेशन करा तो बहुत बहुत इफेक्टेड होता है। आपने ऐसे ही देखा होगा कि जो अपने परम पूज्य गुरुजी हैं कोई जड़ी बूटी का बताते हैं तो उसको आपने देखा होगा तुरंत काढ़ा, वहां पे आप जब जाएंगे तो वो तुरंत काढ़ा तुरंत बना के, बना नहीं रहता, बनवाते हैं और वो काढ़ा जी कहीं रखा नहीं रहता, वो पिलाते हैं। तो उसका फायदा आपको एक अलग मिलता है काढ़े का। अगर बना के जी रख लोगे तो उतना उसके अंदर जो है उतनी शक्ति नहीं रहती। ऐसे ही ये जी ट्राइकोडर्मा अगर तुरंत बना हुआ आप डालेंगे तो केवीके में क्या वो तुरंत बनता है, तो वहां से अगर आप लेके आएंगे तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। अब ये बाजार में ट्राइकोडर्मा मिलता है, वो कई बार क्या करते हैं उसमें एक्सपायरी 1 साल की डली है ना, तो उसको क्या करते हैं पेन से मिटा देते हैं क्योंकि वो एक्सपायरी दिखती नहीं है। अरे भैया अब आपने 300 रुपए का लिया है, उसमें एक्सपायरी उन्होंने मिटा दी। आजकल इतने अच्छे स्टिकर आ रहे हैं, उसको लगा देते हैं वापिस वो, तो उसमें लगता फिर 2 महीने बाद बना देते। भैया फैक्ट्री से तो वो 1.5 साल पहले का बना है, लेकिन उसकी दुकान में वो हर 3 महीने में उसको बना देता है। क्या करता है वो एक स्लिप लगा देता है, एक्सपायरी 3 महीने बाद। अपन देख के ले आते हैं और उसका असर होता नहीं, पता चला मन और अपना वो हो जाता है, यार कोई फायदा मिला नहीं। तो मैं चाहूंगा कि आप उसकी जड़ तक जाएं, अच्छा ट्राइकोडर्मा लें और ट्राइकोडर्मा लेने के पहले आप हमारी बात करवाएं। हमारा नंबर से आप भैया ये इनसे बात कर लो, हम आपकी तरफ से बात करेंगे और आपको सही चीज दिलवाएंगे। आप हमें जी केवी के वहां कोई भी केवी के हो तो आप भाई साहब हमें जी बताएं, और नहीं तो सादर आमंत्रित हैं, आप एक दिन जी से आए और हमारे यहाँ से ले जाएं। जी जी वो हमको तो लगता जितना है कि चाहे मेरे। उतना ले जाए ट्राइकोडर्मा। जी जो हमको लगता है कि मेरे यहाँ केबीके में शायद बनता नहीं है। ऐसे तो हम बात कराएंगे और हमको लगता है कि नहीं, अपना ही केवी के से। वालों से बुलाओगे ना आप, तो वो विश्वविद्यालय से बुला देंगे भाई साहब। जी 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 और जी दूसरा एक देसी इलाज बताता हूं मैं आपको, जो जी दूबा जी होती है, दूबा, जी ठीक है ना, दूबा उस घास। दूबा के कुछ पेड़ आपके पपीते में जरूर लगाइए नीचे।
कौन सी वाली दूबा दूबा? जो हाथों में अपन जब पूजा कथा करते हैं ना, जी 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 आपने देखा होगा कि हाथों में पहनाते हैं, या आपकी जी शादी हुई होगी जब पहनाया होगा, उंगलियों में आपको ध्यान जी होगा। जी 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 आया क्या शादी का याद आपको? वो जी जी उंगलियों में जी जो पहनाई होंगी वो, जी जी तो वो वाली अपने को जो घास होती है ना, उस घास को आप लगा दीजिए जी पपीते के नीचे। अभी जी हमने डीआई साहब के यहाँ 2-4 पेड़ों में लगवा दी, उसका भैया बहुत बहुत अच्छा असर मिला है। अब मुझे नहीं मालूम, पर वो दूबा ने क्या किया ये नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये मालूम है कि यार दूबा बड़ी उपयोगी चीज है। इसको हमेशा पूजा में रखते हैं, और दूबा जो है अपने गणेश भगवान के बहुत प्रिय है। तो कहीं ना कहीं कुछ इसमें औषधि गुण जरूर होगा। अपन वैद्य तो है नहीं, लेकिन ये आपको बता दें कि जो सदन ने सिखाया कि यार प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए, तो हम लोगों ने भी वो दूबा जो है अपने कुछ पपीतों में लगाई, मिट्टी चढ़ा के, तो उसके बहुत ज्यादा फायदे मिले। मैंने दूबा अभी चेक करवाई, आपको बताऊं, मैंने केवी के सॉरी जबलपुर एग्रीकल्चर कॉलेज में उसको चेक करवाया। आपको बता दें, वो दूबा ऐसी कोई चीज नहीं खाती जो पपीता खाता है। अब बताइए, जो पौधा बेचारा जो लेता ही नहीं है, जो आपका पपीता खाता है उसको खाती ही नहीं है, तो उसको लगाने में क्या दिक्कत है, आप बताइए। जी 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 और दूबा आप लगा दोगे तो दूसरा खरपतवार नहीं होगा। पपीते में उन्होंने कहा कि भैया पपीते की कोई चीज नहीं खाती है दूबा, ये तो दूबा है अपना खाना 80% ऊपर से लेती है। जी जी मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने एक प्रैक्टिकल देखा था ओमकार, जो जी दूबा जी लगा पेड़ होता है आपका आपके खेतों में वो बहुत विशिष्ट होता है। तो दूबा मैं आपको कह रहा हूं, ये है एक खरपतवार, पर वो आपके पपीते में लगाइए और उसके लाभ देखिए। अगर आप किसी पेड़ में दूबा लगी है और अगर उसमें पानी आप नहीं दे रहे हो, मत दीजिए आप पानी, सूखने लगी है वो पेड़ को, जब वो सूखने लगता है तो सबसे पहले दूबा सूख जाती है, वो पेड़ को नहीं सूखने देती। वो दूबा जो है वो अपना पानी उस पेड़ को दे देती है, वो आत्महत्या कर लेती है, लेकिन जो पेड़ आपने लगाया है उसको जीवित रखती है। उस प्रकृति के फार्मूले जब आप अंदर जियोगे ना तो पकड़ोगे। मैंने देखा कि जब हम लोगों ने दूबा लगाई और उन पेड़ों में जब पानी नहीं दिया तो पेड़ था तो मुरझाने लगा, लेकिन वो दूबा ने पानी दे दे के, और आपको बता दें जब पेड़ को सूखने की नौबत आई तो उसके पहले वो दूबा पूरी सूख गई थी, और वो दूबा चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि मेरे मालिक ने जो पेड़ लगाया है मैं उसे जीवित रखूंगी, और वो आत्मदाह कर लेती है, और उसके बाद भी वो पेड़ जो है वो जीवित रहता है। ये मेरा अपना अनुभव है, ये कहीं से कहीं का है नहीं, ये मैंने खुद अनुभव खुद महसूस किया है खेतों के साथ रह के। ये आप भी अनुभव करिए, कहीं दूबा लगाइए और उस पेड़ को पानी मत दीजिए, देखिएगा आप वो पूरी जो पानी है उसके अंदर उस पेड़ को पूरा पानी दे देती है, और वो जो दूबा है वो मृत हो जाती है। उस पेड़ है उसको जीवित रखती है, जब तक उसके अंदर जान है उस दूबा के अंदर, वो आपको पेड़ को मरने नहीं देगी, और मेरे ख्याल से कोई फंगस भी लगने नहीं देगी। ये आप मेरा खुद का है, आप करके जरूर देखिए। हमने जीव अमृत बताया था कि जी। गन्ने के पेड़ डाल के आप बनाइए, वो भी बहुत उपयोगी है आपको। पवन सर ने कई नंबर दिए, बहुत सारे कॉल्स आए थे, तो वो बता रहे हैं कि इसका इफेक्ट ज्यादा होता है। तो ये प्रैक्टिकल्स जो हैं आप भी करिए, हमें भी बताइए, हम आपको बताएंगे, लेकिन आप कुछ पेड़ों में अवश्य दूबा जरूर लगाइएगा। ये पहली बार कोई सदन में आपसे ऐसी बातें बोल रहा होगा, मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन आपके बगीचे में 5 पेड़ पे मेरा अधिकार है जो है, तो उन पेड़ों में जरूर अवश्य आप दूबा लगाइएगा। जी हो। जी जी धन्यवाद धन्यवाद भैया। धन्यवाद। और बहुत ही सुंदर संवाद। अब आदरणीय कल्पना खोटले जी, बहन जी, आप अपना संवाद करें आदरणीय सर जी से, अपना सवाल करें। बालाघाट जी बहन मध्य जी। प्रदेश से आदरणीय कल्पना जी, आवाज पहुंच रही है? सदन को प्रणाम, कोटि से प्रणाम। शायद आवाज कल्पना जी तक नहीं पहुंच रही है। आ रही है, आ रही है। आ गई सर, आ गई। जी जी, स्वागत है। सदन को कोटि से प्रणाम। जी बहन जी बोलिए।
हाँ, शरद भैया जी को बहुत सारा प्रणाम। और भैया जी ने आज ड्रामा के बारे में बताया, वो भी मतलब बहुत सराहनीय है। और जैसे वर्णन कर रहे थे और मैं उनके यहाँ गई थी और पूरा दिन बिताया था मैंने, तो वो पूरा याद आ रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था। भैया जी, मैं आज मेरा एक जो सवाल है, बालाघाट जिले में जो मुनीलाल भैया जी आए थे, हमने बुलाया था, 2 दिन का प्रवास था उनका। तो बालाघाट जिले में चंदना ऐसा ग्राम है जहाँ पे गांव के लोगों ने मिलके गौशाला बनाई है। और वहाँ पे पंचायत ने 18 एकड़ जमीन दी है। तो उनको यहाँ पे प्रणीता दीदी भी जुड़ी अरे हुई वाह, है। बहुत अच्छे। हाँ, 18 एकड़ जमीन है और वो जंगलों में है, जी। पहाड़ों में बसा हुआ गांव है वो। तो प्रणीता दीदी भी यहाँ पे जुड़ी हुई है, वो भी बताएंगे कि वो 1 साल पहले ही उनका मतलब प्रारंभ हुआ था। तो पहले की स्थिति क्या थी, और जब हमारे राज्य प्रभारी मुनीलाल भैया जी आए और हम वहाँ पे पूरा एक दिन बिताया हमने और लोगों से मिले। और चंदना का वर्णन तो वृत्तांत आप लोगों ने सब सुना ही रखा है सदन के माध्यम से। तो उस दीदी के साथ हमने बातचीत किया कि ये पहली बारिश है ये, और जितने जल्दी हो सके समृद्ध किया जाए इस गौशाला को, क्योंकि गांव के लोगों ने मिलके बनाई है वो गौशाला। क्योंकि सरकारी कोई वहाँ पे कोई बहुत सहयोग नहीं है वहाँ पे। तो अ, जब हम गए उसके बाद लोगों ने सुना और दान देना चालू किया, और अब वहाँ पे पक्का, पहले कच्ची थी, कच्ची गौशाला थी, अभी अभी पक्की बनना चालू हो गया। तो वो वृत्तांत दीदी बताएंगे। और हम चाह रहे हैं और सदन के माध्यम से चाह रहे हैं कि वहाँ पे वृक्षारोपण हो, क्योंकि बारिश में पूरा उसका उपयोग हो जाए, बारिश का उपयोग हो जाए, वृक्षारोपण हो। तो सदन के माध्यम से जानना चाह रहे हैं कि हम कैसे क्या कर सकते हैं, कि कैसे वृक्ष लगा सकते हैं और कौन से वृक्ष लगाए। और वहाँ पे पूरा जंगलों में है तो उसका वो लगा नहीं है, मतलब कंपाउंड नहीं है वहाँ पे। तो क्या किया जा सकता है, यही बस जानना चाह रहे हैं। और दीदी अगर हो, प्रणता दीदी, तो आप भी आप सवाल करें और भैया जी से, और ये सदन से हम जानना चाह रहे हैं कि क्या कर सकते हैं, उन्नत कैसे कर सकते हैं गौशाला को। और लोग जैसे थके भारे आए बाहर से, तो एक भैया जी ने यहाँ पे बताया था जो पूना से थे, नाम नहीं आ रहा याद, अंकित भैया या कोई नाम है उनका, पुणे वाले भैया। तो उन्होंने बोला था कि एक नहीं, दीपक नहीं, संतोष भैया थे तो। नहीं, जो इंजीनियर है वो भैया जी से बातचीत भी होती रही है, याद नहीं आ रहा है। तो उन्होंने एक बोला था कि बाहर टूरिज्म का बताया था उन्होंने, कि बाहर से आके व्यक्ति गांव की पूरी देख सके कि खाना कैसे बनाते हैं, चूल्हे में खाना बनाना, वो सब चीज आगे का भविष्य का है। लेकिन अभी वर्तमान में संपन्न करने के लिए गौशाला को हम कैसे वृक्ष लगाए, ये बताइएगा सदन के माध्यम से। ओम जी। जी जी, बहन जी, मैं प्रणीता प्रणीता छोटे मोटे सागरे जी का सुझाव भी आपको देता हूँ। संवाद हो जाए, इसके बाद शरद जी दोनों का समाधान बता देंगे। आदरणीय प्रणीता सागरे जी, जी चंदना गौशाला में आपका जो सहयोग है, बहन जी उपस्थित है सदन में, उनका भी संवाद हो जाए, इसके बाद शरद जी उसका समाधान करेंगे। आदरणीय प्रणीता सागरे जी। जी, सदन को सादर प्रणाम। और सम्माननीय हमारे मुनीलाल भाई साहब को भी प्रणाम, सम्माननीय कल्पना दीदी, और सम्माननीय शरद भाई साहब ने तो बहुत अच्छा उदाहरण दिया धरती माता के प्रति, कि हम कैसे एक रूप होकर के अगर धरती माता से जुड़ जाते हैं तो निश्चित रूप से हम कैसे उसके सुंदर अनुभव को हम अपने अंदर में उतार सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। निश्चित रूप से बहुत अच्छा उदाहरण उन्होंने दिया। और मुझे समय लगा, काफी दिनों के बाद में मैं इस कार्यक्रम में जुड़ पा रही हूँ, क्योंकि थोड़ी पारिवारिक व्यस्तता होने के कारण मुझे लगता है कि जिस कार्यक्रम में हम जुड़े तो एक रूप होकर के सुनते हैं, समझते हैं तो ज्यादा अच्छा होता है। इसलिए मैं कल्पना दीदी से बार बार आग्रह करने पर भी नहीं जुड़ पा रही थी, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और गौशाला के कारण भी थोड़ी व्यस्तता अधिक रहती है कि गौ माताओं की चिंता भी करनी होती है, तो समय निकाल कर वहां जाना भी होता है। जैसा कि सम्मानीय हमारी कल्पना दीदी ने बताया कि चंदना गांव में गौशाला है, तो ये निश्चित रूप से 7 सितंबर 2022 को गौशाला बनने पर, मतलब पर्णकुटी से बनी, और वह जन समुदाय से, जन सहयोग से ऐसा विचार हमारे बुजुर्गों के मन में आया, और तत्काल में सारे लोग मिलकर के, क्योंकि चंदना यह ग्राम एक संघ परिवार का गांव है, गायत्री परिवार का गांव है और पतंजलि परिवार का गांव है।
वहाँ पूर्ण रूप से हिंदुत्व पर ज्यादा जोर है। कोई भी ऐसा कहना चाहिए कि दूसरे धर्म के लोगों को वहाँ बसाहट बिल्कुल नहीं है, पूरे हिंदू प्रेमी लोग हैं। और ऐसे विचार आने पर हम जब शुरुआत किए गौशाला की, तो लगा कि जो वास्तविकता गौ माता की एक समस्या बड़े रूप में बढ़ रही है, उसे अपने स्थान से ही हम शुरुआत कैसे करें, कैसे छोटे रूप में ही हम बचा सकते हैं। और इस कार्य को हमने गति देना प्रारंभ किए। और सम्माननीय हमारी कल्पना दीदी, सम्माननीय हमारे मुन्नीलाल जी भाई साहब, लगता है मुझे 5 अप्रैल 2023 को आए थे चंदना ग्राम में। और उन्होंने देखा कि एक गांव में कैसी गौशाला बनी है, और उन्होंने वो स्थान पर गए। हमें भी बहुत अच्छा लगा, गांव के लोग मिलकर काफी सारे लोगों ने उनके साथ में बैठ कर के चर्चा की। उन्होंने उस विषय को बहुत बारीकी से समझा। और यही एक आत्मीयता होती है कि समाज के साथ में पहले बैठ कर के उस विचार को सुनना और समझना। और हम सभी तभी से ज्यादा उत्साहित हुए हैं। और दीदी ने बताया कि 18 एकड़ भूमि है, यह निश्चित रूप से है। और वह ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के माध्यम से शासकीय भूमि गौशाला के लिए मिली है। और हम समझते हैं कि गौ माता का सभी प्रकार से सुरक्षा करें, संवर्धन करें, आज की आवश्यकता है। आज हम देखते हैं भाई साहब, बड़ा मन दुखी होता है कि हमारे पास में लगभग आज की तारीख तक ऐसे बहुत से फोन आए कि हमारे पास में 10-20 गाय हैं। अभी हम बालाघाट में, मैं कल आई हूँ घर पे, बालाघाट में भी निवास है। और फोन आया था यहाँ से, एक गांव है धनसुआ करके, 40 गाय लेकर के आने का उनका मन था। पर हमने कहे कि व्यवस्था उतनी अच्छी अभी हमारे पास में नहीं है, इसीलिए हम अभी गौ माता को नहीं रख सकते। आप 1 महीना केवल संभाल के रखिए, पूरी गौ माताओं को हम लेकर आएंगे। क्योंकि लोगों ने उन्हें व्यवस्था नहीं रहने के कारण आवारा छोड़ दिए हैं, और वह पूरी तरीके से कटनी में जा रही है। ऐसा उन्होंने, संघ बंधु ही है, उन्होंने बताया। हमने कहा कि भाई साहब प्रयास कीजिए कि 1 माह तक कैसे भी संभाल कर लीजिए, क्योंकि लाने के बाद में उसकी दुर्गति ना हो। हम पूरे व्यवस्था के साथ में जब रहेंगे तो उन गौ माताओं का की व्यवस्था अच्छे से हो पाएगी। अब रही बात कि हमारे पास में अभी लगभग 20 से 22 गाय छोटी बड़ी हैं। और दीदी ने, कल्पना दीदी ने बताया कि बड़ी अभी दूसरी नई गौशाला बन रही है। भाई साहब मैं बता दूं कि जन सहयोग इतना अच्छा मिल रहा है कि आज हम 20 की चौड़ाई और 20 चौड़ाई है और 50 लंबाई है, ऐसे बड़े रूप में पूरे जन भागीदारी से ही गौशाला का निर्माण हो रहा है। और लगभग 350 विद्यालय के बच्चे भी प्रति माह 1 रुपए 2 रुपए बचा करके गौशाला की गौ माताओं के लिए वह अपना छोटी राशि सहयोग के रूप में प्रदान कर रही हैं। हमारे यहाँ लगभग 3 से 4 गांव के जो विद्यालय हैं वह भी जुड़ चुके हैं। हर व्यक्ति गौ माताओं के प्रति जब हम संपर्क में निकलते हैं, उसकी वेदना को रखते हैं, विचार को रखते हैं कि क्यों आवश्यकता है गौ माता को बचाने की, तो उनके अंदर एक भाव जगते हैं, विचार आते हैं कि निश्चित रूप से किसी ने तो ऐसा सोचा और हमें भी उसमें थोड़े रूप में सहयोग प्रदान करना चाहिए। फिर भी मुझे लगता है, सम्माननीय कल्पना दीदी ने जैसे बताया कि 18 एकड़ भूमि तो है, पर आप सबके सहयोग से, मार्गदर्शन से हम परम पूज्य स्वामी जी के सपनों को साकार करें और अच्छा क्या कर सकते हैं। और दीदी ने बताया कि हम वृक्षारोपण के माध्यम से, खेती के माध्यम से निश्चित रूप से गौ माताओं के लिए हम अच्छा आय का साधन हम बना सकते हैं। और मैं सम्माननीय शरद जी भाई साहब से प्रणाम करते हुए निवेदन करूंगी कि वह अपना विषय रखेंगे कि हम कौन से वृक्ष वहां लगाए ताकि फल की आमदनी हो और गौ माता के लिए एक आवक का साधन बने, सुंदर वाटिका की तरह लगे। और निश्चित रूप से फल वृक्ष भी होना चाहिए, वृक्षारोपण भी होना चाहिए और पर्यावरण की सुरक्षा भी होना चाहिए गौ माता के साथ में। धन्यवाद। जी बहन जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम। और जहां बहन जी आपका जन्म हुआ है वैसी धरती को बहुत बहुत प्रणाम। उनको बहुत ऐसी आप पुण्य आत्मा है। और जहां पे ये कार्य किया जा रहा है वहां के जो लोग हैं, और वो भी एक बहुत
हिंदुत्व को बढ़ा रहे हैं। और किस तरह जहाँ पे गाय की सेवा होती है, मेरे ख्याल जहाँ पे भी गाय की सेवा होती है और जिस घर में भी सेवा होती है, उस घर की उन्नति को कोई रोक नहीं सकता, उसकी उन्नति होना अवश्य है। और वो जिस घर में, जिस जमीन पे जहाँ पे भी गाय की सेवा हो रही है और गौ की सेवा हो रही है, उस जगह से जो भी लोग हैं, जो भी लोग उनका दर्शन करते हैं, वहां वो हजारों कोटि कोटि भगवानों का दर्शन कर लेते हैं और उन्हें बहुत जल्दी सफलता उन्हें अवश्य मिलेगी और मिलके रहेगी। मैं आपको दो चीजों की तरफ ले जाऊंगा। एक तो आप बड़े पेड़ लगाइए जहाँ पे जैसे आम, देसी आम है, उसमें बहुत सारी वैरायटियां हैं। अगर आप पूरे देश की ऐसी 100 वैरायटियां जो अचार बनते हैं ऐसे आमों को कलेक्ट करके अगर वहां लगा लिया जाए, तो इसको एक टूरिज्म भी दिया जाएगा कि भैया हमारे यहाँ हिंदुस्तान की 100 प्रजातियां हैं जिनसे अचार बनाए जाते हैं और वो 100 ही प्रजाति ये चंदन गांव में उपलब्ध हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धता रहेगी और उससे गांव वालों को काम भी मिलेगा। जब आप अचार बनाएंगे और वहीं की सरसों का तेल डाल के जब आप अचार तैयार करेंगे और उसमें बहुत सारी जड़ी बूटी जो स्वामी जी बताते हैं उनका उपयोग, उसमें गिलोई है, आपका लौंग है, इन सारी चीजों का जब उपयोग करेंगे और वो अचार बनेगा तो वो बहुत फेमस हो सकता है और बहुत रह सकता है। दूसरी तरफ मैं ले जाऊंगा, अभी मैं देख रहा था कि विदेशों से जो जैसे बांस जो होते हैं, तो बांस अपने यहाँ अगरबत्ती के कारखाने बहुत हैं, तो उन अगरबत्ती के कारखाने के लिए बांस की जो पिंची से जो बनाई जाती है वो बहुत सारी विदेशों से बुलाई जा रही है। आज मैंने देखा था कि चाइना ने करीब, उन्होंने कहा कि 3000 करोड़ की बांस की पिंचियां भारतवर्ष में बेची। तो मुझे कहीं बुरा लग रहा था कि जिसकी हम पूजा करते हैं और जो अगरबत्ती हम लगाते हैं उसमें किसान है वो अपने बांस नहीं दे पा रहा है। वो चीजों को समझना पड़ेगा। इस सदन में बहुत सारे लोग आए बांस का उत्पादन करने वाले, लेकिन वो कैसे उसकी, अभी इंदौर में मैंने कुछ कारखाने वालों से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि साहब हम तो कारखाना देते हैं और आप कोई भी बांस ले आइए, उसकी लकड़ी जो है वो हमारी अगरबत्ती के लिए बहुत सफल रहती है। तो मेरा ये है बहन जी कि अगर ऐसा कोई अगरबत्ती के लिए बांस अगर प्रजाति बहुत अच्छी होती हो तो आप भी ये अगरबत्ती का काम जो है बांस की जो देना, विदेशी पैसा भी बचेगा और विदेशों से आया हुआ बांस जो अपने यहाँ हर मंदिरों में जो जल रहा है, हर मंदिरों में जो अगरबत्ती लग रही है, मेरा ये है कि चंदन गांव की अगरबत्तियां भी पूरे विश्व में फैलें। ऐसे कोई बिजनेस आप पकड़िएगा जिससे आमदनी तो हो, नाम भी हो, और अपने धर्म को, जब धर्म को बढ़ाने के लिए इन चीजों को सोचा जाएगा, इन चीजों की आय के पहलू देखे जाएंगे तो आप लोग अवश्य सफल हो जाएंगे इसमें। आज आपको बता दें कि जो अपने यहाँ बनाने वाली जो हैं उनको पर्याप्त रूप से बांस की काड़ियां नहीं मिल पा रही हैं। मैंने ये पता किया तो वो लोग विदेशों से वो बांस की जो है काड़ियां, जो चम्मच हैं, आप लोग जो आइसक्रीम खाते हैं उसके चम्मच है, वो विदेशों से बुला रहे हैं। तो वो चीजों को अपन लोगों को रोकना है। इसमें कोई ना कोई सदन में ऐसा आना चाहिए, इस चीज से भी ध्यान देना चाहिए कि इतनी जैसे आइसक्रीम की काड़ी है, आपकी अगरबत्ती की है, तो ये सारी विदेशों से क्यों बुलाई जा रही? अपने यहाँ क्या ऐसी बांस प्रजाति नहीं होती या क्या प्रॉब्लम है? जब मैं इंदौर के कारखाने वालों से, जो कारखाने बनाते हैं, उनसे मैंने संपर्क किया, देवास के पास उनका कारखाना है, उन्होंने बताया कि अब हमारे पास ऐसी मशीनें आ गई हैं कि आप कोई भी बांस की अगरबत्ती आप बना सकते हैं। आप चाहें वर्मा जी तो सैंपल लेके आपके खेत का बांस आप काट के वहां ले आइए और आप सैंपल तौर पे वो बना के दे। अच्छी एक चीज है और ये चीज समझे। और बहन जी आप लोगों से भी इस तरफ थोड़ा सा ध्यान दें क्योंकि इसमें अपना विदेशी पैसा जो है विदेशों को मजबूत कर रहा है। तो अपने भारतवर्ष को अपनी जो अगरबत्ती लगेगी, अपने देश की उसमें खुशबू आएगी, तो वो एक अगरबत्ती की बात ही अलग होगी क्योंकि उसमें जो काड़ी उपयोग होगी वो भारतवर्ष की होगी, वो हिंदुत्व के किसान के द्वारा उपजाई होगी, उसमें किसी भी प्रकार का कोई केमिकल नहीं होगा। ऐसी अगरबत्ती का आप उत्पादित करें और बढ़ाएं। जियो।
जी भाई साहब जी, जी। बहुत सुंदर। समय लगभग अपनी गति, जी जी बहन जी, अ, समय अपनी गति से बढ़ रहा है। और आज हमारे साथ और कई हमारे रघुवंशी नए भैया सदस्य भी आए सर, हैं, और पुराने भी सदस्य भी प्लांटेशन के उपस्थित विषय हुए में हैं। सर मैं 1 मिनट और लूंगा। अभी ये रघुवंशी हाँ, भैया मैं से थोड़ा सा पहले और आदरणीय पूछें कि कैसे इसका भुवनेश्वर पेड़ नायक जी, लगा। रघुवंशी भैया से हैं उपस्थित। मैं चाह रहा हूं कि पवन जी का सुन लेते हैं, चूंकि समय लगभग बढ़ रहा है अपनी गति से, उनको बहुत जी व्यस्तताएं सर भी जी। रहती हैं आदरणीय पवन सर को। और फिर मैं अपन इसको आज 15 मिनट और बढ़ा दिया है। तो आदरणीय पवन जी को आमंत्रित कर रहा हूं, फिर मैं जिन्होंने हैंड रेज किया है आदरणीय भुवनेश्वर नाय और सभी ने, मैं उनको बुलाऊंगा। आदरणीय पवन सर जी 5:30 बजे से जुड़े रहते हैं रोज, और इतनी व्यस्तताएं हैं कि पूरे भारत में जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं, आपके नेतृत्व में चल रहे हैं, सब देखना पड़ता है। आदरणीय पवन सर जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। जी नमस्कार सभी को, प्रणाम सदन को, आज के मुख्य अतिथि को प्रणाम। शरद जी का आज बहुत अच्छा अनुभव आधारित मार्गदर्शन रहा है, और कितनी सारी चीजें जो सफर तय किया है, उस पूरी यात्रा को भी मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से शुरुआत हुई है और एक मुकाम तक पहुंच रही है, और मुकाम तक पहुंचते हुए भी जो एक्शन अब नजर आएगा आने वाले दिनों पर, उसकी भी कल्पना करते हुए हम रोमांचित। तो इस सारी यात्रा में करने के लिए आपके साथी, जितने भी सहयोगी साथी, शिक्षक, आपके छात्र, होने वाले जो हैं, उन सबको भी बहुत बहुत बधाई। आज चूंकि समय भी काफी हो गया है और मुझे भी कुछ बातें शेयर करनी, और मुझे लगता है कि मुझे ये बातें कल करूंगा, क्योंकि कल हमारा 800वां दिन पूर्ण होने वाला है। बहुत ही ऐतिहासिक दिन है कि 800 दिन हमारे जर्नी के, हमारे सीखने सिखाने की यात्रा के 800 दिन पूर्ण होने वाले हैं। ये भी अपने आप में एक अजंबा है, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था जब हमने पहली बार बनाया कि हम 800 दिन कर पाएंगे। 250 दिन पर भी हम सोच रहे थे कि कितना हम आगे बढ़ेंगे, कितना नहीं बढ़ेंगे। तो 800 दिन के उपलक्ष्य पर मेरा सुझाव है कि हम चर्चा करेंगे, और मुझे भी चर्चा करनी है, क्योंकि मैं भी 2 दिन से, पिछले 2 दिन मैं एक चिंतन शिविर में गया। मुझे बुलाया किसने मुझे नहीं मालूम, मुझे पता नहीं है कि, लेकिन ये कृषि मंत्रालय के द्वारा ये चिंतन शिविर आयोजित हुआ, और सरकार की नीतियां बहुत अब अच्छी लग रही हैं, कम से कम बातें तो बहुत अच्छी हो रही हैं, और उसको ऐसी ऊर्जा भी दिख रही है कि वो किसानों के लिए कुछ करना चाहती है, अगर किसान भी आगे आए तो ये जो ताली बजनी है, ये दोनों हाथ से बजनी है, और हमें भी इसमें कार्य करना है। तो मैंने जो कुछ सीखा, जो कुछ प्रस्तुत किया, और जो कुछ सुना, जो कुछ समझा, उसके कुछ अंश, सारा तो मैं समेट नहीं पाऊंगा, इतनी हमारी क्षमता नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में हम चिंतन करें। और जो हमने एक आइडिया मैंने शेयर किया था, जिसको कि आगे वहां पर जो संयुक्त सचिव थी हमारे ग्रुप की, उन्होंने इसको बताया, और काफी समय उसमें लगाया है। उसकी फोटो भी आज मैं ग्रुप में डालूंगा, दैनिक युगाहार उसमें। और मैं उसके अनुभव शेयर करते हुए मैं अनुरोध सबसे करूंगा कि कल का जो समय है, हम अपना, हमारा क्या योगदान हो सकता है इस धरती माता के लिए, इस देश के लिए, इसमें हम साथ मिलकर के क्या कर सकते हैं, इस पर हम चिंतन करेंगे। इस चिंतन के साथ जो सरकार की नीतियां हैं, वो कैसे सहयोगी हो सकती हैं, उस पर भी जो बातें हुई हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके फॉलो अप में हमने क्या काम करना है अपने अपने स्तर पर, उस पर हम चिंतन करेंगे। तो शुरुआत जैसा, और मुझे कल जब मैं आ रहा था तो मुझे सब चीजों की याद आ रही थी, और मुझे नर्मदापुरम डिक्लेरेशन की भी याद आ रही, क्योंकि जो उसमें बातें लिखी गई हैं, जो बातें आपने कही थी, उसमें से बहुत सारी बातें कल के हमारे चर्चा में सामने निकल के आई। खुद कृषि मंत्री ने भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर लिखी, बातें बताई, और उन्होंने भी आग्रह किया है कि हम इस दिशा की तरफ बढ़े। तो हमारा चिंतन तो ये कृषि चिंतन
भारत सरकार ने तो किया है, हमारा तो चिंतन रोज चल रहा है, हमारा चिंतन तो रोज चलता भी रहेगा आगे। और ये एक ऐसी घटना नहीं है कि एक ही बार हो रहा है साल में, ये साल में 2 बार हो, हमारा तो चिंतन रोज हो रहा है। तो इस चिंतन को हम जारी रखेंगे और इस चिंतन के आधार पर जो हम चीजें एक्शनेबल कर सकते हैं अपने अपने स्तर से, उसको करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जब हम नीचे की तरफ से बढ़ रहे हैं, सरकार ऊपर से हाथ बढ़ाएगी, हम दोनों हाथ मिलाते हुए आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो इस विषय पर हम कल बातचीत करते हुए, आज को समय को देखते हुए, अभी भी कुछ प्रश्न हैं उनको भी सम्मान देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और आज के योग शिक्षक को भी बहुत जाते जाते बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से किया है, बातचीत, संवाद किया, अपनी शिक्षा किया, योग शिक्षा का सत्र लिया। तो कल के लिए हम तैयार रहेंगे, बातचीत करेंगे, खुले सत्र के रूप में, खुले मन से चिंतन करेंगे, कृषि के ऊपर चिंतन करेंगे, समग्र रूप से चिंतन करेंगे, समाज के लिए चिंतन करेंगे। तो इसी आशा के साथ 800वें दिन की पूर्व संध्या पर सबको पूर्ण बहुत बहुत बधाई। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत 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 शादिबाद, बहुत बहुत प्रणाम। और बहुत कुछ आपको आपसे सुनने की हम लोग उत्साहित थे, क्योंकि आज रंजना जी बहन जी कह रही थी कि मैं वंचित रह जाऊंगी, आज नहीं सुनेंगे, अपन कल सुनेंगे। और कल 800वां दिन भी है। कई हमारे भाई बहनों ने हैंड रीच भी किया है। और चूंकि समय को ध्यान में रखते हुए मैं आदरणीय भुवनेश्वर राय जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, वो आए और अपना संवाद करें। आदरणीय भुवनेश्वर राय जी। धन्यवाद आदरणीय मुनीलाल जी। क्योंकि समय हो गया है तो मैं ज्यादा कुछ ना करते हुए बस इतना ही कहूंगा कि आदरणीय वर्मा जी ने जो आज ट्राइकोडर्मा के बारे में बताया, निश्चित रूप से ट्राइकोडर्मा का एक अलग महत्व है। और मैं थोड़ा सा अपना अनुभव बताता हूं। जैसा कि आदरणीय ने पूछा था कब उसको डालना चाहिए, और उसके जवाब में जो वर्मा जी ने कहा कि आप दुकान से नहीं खरीदिए, आप बनाने की कोशिश करिए, निश्चित रूप से वही एक सबसे बड़ा काम है। ट्राइकोडर्मा का महत्व इतना है कि एक बार पंजाब में कॉटन में फंगस लग गया और पंजाब में पूरा का पूरा करीब करीब कॉटन खत्म हो गया। और उस समय एक कंपनी जो थी, है भी आईपीएल की, आईपीएल है इंटरनेशनल पेनेसिया लिमिटेड, उसने एक संजीवनी के नाम से वहां ट्राइकोडर्मा को लॉन्च किया। और जितने लोग डाल दिए थे अपने खेतों में वो ट्राइकोडर्मा, उनका वो बच गया था। और वही एक समय है कि आज भी वहां ट्राइकोडर्मा जो है संजीवनी के नाम से बिकता है। लोग और कुछ नहीं जानते। वहां केमिकल की दुकानों पर, मैं क्योंकि 2 साल वहां रहा हूं, मैं जब गया और देखा कि केमिकल की दुकानों पर, पेस्टिसाइड की दुकानों पर संजीवनी रखा है, और मैंने जब अनुभव किया और जब मैं उसके बारे में पूछा तो पता चला कि एक बार जो है यही एक ऐसी दवा है जो कंट्रोल कर पाई थी। और वो आज भी लोग संजीवनी के नाम से, लोग नहीं, उनको बहुत लोगों को मालूम ही नहीं है कि ये जैविक है, लेकिन उसको ले जा करके लोग खेत में डालते हैं, फिर उसके बाद पेस्टिसाइड, केमिकल पेस्टिसाइड वहां डालते ही हैं। मैं बस इतना ही कहूंगा कि जो पतंजलि में, मैं वहां ऑफिस में भी रहा हूं जहां बनता है, वहां मैंने देखा है ट्राइकोडर्मा अपना पतंजलि का, जो पतंजलि ट्राइको के नाम से आता है, वो मैंने देखा है कि जब ऑर्डर हो जाते हैं और तब बनता है, और बनने के तुरंत बाद वो डिस्पैच होता है, और डिस्पैच के बाद वो उसको भेज दिया जाता है। तो आप निश्चिंत रहें, अगर आपके पास आप बना लेते हैं, बड़ी अच्छी बात है, इसलिए कि जब बना लेंगे तो आप तत्काल उसको खेतों में डालेंगे, आपको मालूम है कि कब इसको वो करना है। लेकिन अगर आपको नहीं बना पाते हैं और अगर पतंजलि का ट्राइकोडर्मा मिलता है तो निश्चित रूप से आप निसंकोच होकर डालें, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। वो एकदम उस समय भेजा जाता है मार्केट में जब बिल्कुल ताजा रहता है। 6 महीने की एक्सपायरी रहती है, और आप देखते होंगे कि जितना जल्दी का वो रहे उतना ही अच्छा काम भी करता है, जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें जीव होते हैं। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आज जो शरद जी ने जो बताया, निश्चित रूप से बड़ी ही अच्छी बात थी, और इसको आप ध्यान में रखें। तो कोई भी चीज ट्राइकोडर्मा बदनाम हुआ, केवल ये जो गवर्नमेंट के लोग उन्हें अपना खरीदा,
और ऐसे ऐसे कंपनियों से खरीदा जो बिल्कुल उसमें मिट्टी भर भर करके बेचे और सीड ट्रीटमेंट के नाम पर बेचे, और वो पता नहीं कब का बना था, कुछ पता नहीं था। तो इसलिए उसका असर नहीं हुआ। अगर वास्तव में ताजा मिले, अच्छी कंपनी का हो, अगर आप घर बना सकते हैं तो वो निश्चित रूप से उसका अच्छी रिजल्ट है। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय भुवनेश्वर राय जी। आदरणीय मेनपाल जी सादर आमंत्रित है, सूक्ष्म में अपनी बात रखें, समय को ध्यान रखते हुए। ओम सदन को प्रणाम और नमस्कार, जय गौ माता की। और आज के हमारे मुख्य अतिथि शरद वर्मा को